तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इट मूवी के प्रीक्वल की सीरीज को, जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी। ये सीरीज आज ही रिलीज करी गई है, जो कि काफी बेहतरीन है और इसका पहला एपिसोड आउट हो चुका है। हर हफ्ते एक एक करके एपिसोड आते रहेंगे, तो आपको एक्सप्लेनेशन हर हफ्ते मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। काफी बेहतरीन है, आर रेटेड है और बहुत ही ज्यादा गुरुसम होने वाला है। यानी कि यहाँ पर लिटरली इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको बेहतरीन बनाने में। और ये एपिसोड इतना बेहतरीन था कि जो एक्सपेक्ट किया था उससे 10 गुना ज्यादा हॉरर लगा। अब इस सीरीज की कहानी सेट होने वाली है इट मूवी से 27 साल पहले, यानी कि 1962 में। और आप जानते हो कि पेनीवाइज हर 27 साल बाद ही यहाँ पर एक्टिव हुआ करता था। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 शुरू होता है 1962 डेरी टाउन के अंदर, यानी कि मेन मूवी यानी इट के इवेंट्स के 27 साल पहले। और 27 साल खास इसलिए है क्योंकि डेरी के अंदर बसने वाला एक खतरनाक पेनीवाइज हर 27 साल बाद ही वापस आता है बच्चों के ऊपर फीड करने के लिए। अब इसका असली चेहरा, नाम, पहचान सब कुछ अलग है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी ही जानते होंगे क्योंकि इट 1 और इट 2 से आपको सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन इसका ओरिजिन क्या था और ये सब कुछ कैसे हुआ था, उसी के ऊपर बेस्ड ये सीरीज होने वाली है। तो अब हम 4 जनवरी 1962 की रात को एक बच्चे को देखते हैं जो कि 10 से 12 साल का है, जिसका नाम मैटी क्लेमेंस होता है, जो कि कैपिटल थिएटर के अंदर चुपके से एक मूवी देख रहा होता है। वो हर वक्त एक पैसिफायर को शक करता रहता था और उसकी उम्र इसको इस्तेमाल करने की बिल्कुल नहीं थी। असल में शायद उसके परिवार के अंदर काफी दुख है, दर्द है, साथ ही साथ उसके अंदर बहुत ट्रॉमा है, जिसे डील करने के लिए उसने अपना एक कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया है, जिसके अंदर वो इस स्पेसिफायर को हमेशा चूसता रहता। बेसिकली डर की वजह से ऐसा करता था। अब जो वो मूवी देख रहा होता है उसका नाम द म्यूजिक मैन है, जो कि एक तरह का ईस्टर एग है, क्योंकि इसके अंदर एक म्यूजिशियन होता है जो कि लोगों से अपनी असली पहचान छुपाता है और उनसे फायदा उठाता है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि डेरी का इविल यानी कि पेनीवाइज सबका रूप लेता रहता है और बच्चों से फायदा लेता है, मतलब कि उनके ऊपर फीड करता है। अब मैटी असल में जीवन से ही परेशान है, अकेला है, ट्रॉमा में है और इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है जो कि उसका साथ दे, उसका दोस्त बने या फिर उसके साथ खड़ा हो जाए। तो वो यहाँ से वहाँ भटकता रहता है और यहाँ पर कोई उसे खास पसंद भी नहीं करता, ना ही कोई उस पर तरस खाता है। यानी कि ना उसके स्कूल के अंदर कोई फ्रेंड थे, ना ही बाहर कोई उसका फ्रेंड था। एनीवेज तभी मूवी देखते देखते थिएटर मैनेजर उसको देखकर पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हर बार ऐसे ही बिना पैसे दिए मूवी देखने के लिए अंदर आ जाया करता था और अभी वो खुद को बचाने के लिए बाहर भागता है। अब हॉल से बाहर आकर वो एक मूवी पोस्टर के पीछे छिप गया था, जहाँ पर उसे रोनी नाम की एक लड़की देख लेती है। फिलहाल मैनेजर उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है, जिसे थिएटर का मूवी प्रोजेक्शनिस्ट हैंक मिलता है, जो कि उससे ये पूछता है कि वो भाग क्यों रहा है। तो वो बताता है कि वो मैटी को पकड़ रहा है क्योंकि वो हर बार ऐसे ही छुपकर मूवी देखने आता था और इसे बिजनेस के लिए लॉस है। हैंक कहता है कि वो बेचारा बच्चा है और उसका परिवार वैसे भी परेशान है, तो वो उसको जाने दे। लेकिन मैनेजर काफी गुस्से में था कि धंधे से मजाक नहीं। खैर रोनी भी मैटी के बारे में नहीं बताती और उल्टा ये कह देती है कि वो दूसरी साइड भागा है, यानी कि उसने उसको सेव कर लिया था। अब आगे जाने से पहले एक छोटी सी डिटेल कि ये जो पूरा थिएटर दिख रहा है इसका नाम कैपिटल थिएटर है। ये एक फन जोन है और यहाँ पर पहली मूवी के बच्चे मस्ती मजाक टाइम पास के लिए आया करते थे। अब बाद में इसे बंद कर दिया गया था और दूसरी मूवी के अंदर भी हमने इसको देखा था, जब लूजर्स क्लब का मेंबर रिची शहर के अंदर घूमते हुए यहाँ पर आया था अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। और यहीं से उसका दिमाग चेंज हुआ था कि उसे पेनीवाइज का सामना करना होगा। अब लूजर्स क्लब सबको याद होगा, जिसमें वो सारे बच्चे थे जिन्होंने पहले पार्ट में पेनीवाइज का सामना किया और दूसरे पार्ट में 27 साल बाद वो पेनीवाइज से भिड़े थे, उसको खत्म किया था। और उन सब के नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे, बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब इट मूवी की कहानी शुरू हुई थी 1988 में बिल के भाई जॉर्ज से, जो कि खेलते खेलते बारिश में बाहर निकल गया था और गटर से पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन ने उसे पकड़कर खत्म कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैनेजर दूसरी साइड जाता है तो मैटी पोस्टर के पीछे
पीछे से बाहर आता है, लेकिन मैनेजर उसको देख लेता है। तो अब मैटी थिएटर से बाहर भाग गया था। अब अगर मैनेजर चाहता तो उसको माफ कर सकता था, उस पर तरस खा सकता था, लेकिन उसके अंदर जरा सा भी दया भाव नहीं था। और पूरे डेरी के ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, और इसलिए डेरी के नीचे बसने वाला इविल यहाँ पर रहना पसंद करता है, क्योंकि पेनीवाइज 27 साल तक हाइबरनेशन में रहता है, और अगर वो सोता भी रहे तो यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर की बुराई उसको मिलती रहती है, जिस पर वो फीड करता रहता है। एनीवेज मैटी जो होता है वो डेरी डाउनटाउन से तंग आ चुका था, तो वो चलते चलते शहर से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। वो सोच रहा था कि वो कहीं भी रह लेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं रहेगा, और इनके बहुत सारे सॉलिड रीजंस भी हैं, जिसके बारे में आगे हमें जानने के लिए मिलेगा। अब फिलहाल पहली गाड़ी से वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार नहीं रुकती। अब मैटी जो होता है वो डेरी टाउन के एंट्रेंस पर पहुंच गया था, जहां पर वेलकम टू डेरी का बोर्ड था, जिस पर पॉल बनियन का पिक्चर भी बना हुआ था, और इस चीज का एक रेफरेंस भी होगा, जिसके बारे में आगे बात होगी। अब मैटी कहां पर जाए, कैसे जाए, ये उसको परेशान करता है कि तभी एक और कार उसके पास आकर रुक जाती है। अब कार के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसका हस्बैंड होता है, उनकी एक बेटी थी और एक छोटा बेटा भी था। अब जो प्रेग्नेंट मदर होती है वो मैटी से कहती है कि वो पोर्टलैंड जा रहे हैं, तो उसको लिफ्ट चाहिए, जिस पर वो कर देता है, क्योंकि उसे कैसे भी डेरी टाउन से बाहर जाना था। वो गाड़ी में बैठ जाता है, और पहले तो ये परिवार बिल्कुल नॉर्मल फन लविंग लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें काफी वियर्ड होती चली जाती है। फैमिली की जो बेटी होती है वो लीवर का बक्सा खोलती है और उसके खून में अपनी उंगलियां डिप करके स्मेल लेकर खुश होती है। साथ ही साथ यहाँ पर वो मैटी को भी स्मेल करवा रही थी, वो काफी वियर्ड था। अब यहाँ पर उनका बेटा स्पेलिंग्स बोल रहा होता है, जो कि विल उसकी स्पेलिंग बोलता है, जिसमें उसकी बहन उसे टोक देती है, और उसके बाद वो स्पेलिंग के बाकी अल्फाबेट्स यानी कि लाइज बोलता है, जो कि बताता है कि यहाँ पर कुछ तो झूठ चल रहा था। वो सभी लोग अजीब तरह से बर्ताव करने लगते हैं, और मैटी नोटिस करता है कि कार डेरी शहर में वापस एंटर कर रही है। हालांकि वहाँ पर कार ने कोई भी टर्न नहीं लिया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर ये डेरी टाउन के अंदर चलने वाले टाइम लूप्स को दर्शाता है। एक लूप इविल के 27 साल वाला है कि हर 27 साल बाद पेनी वाइस लौट कर आता है। दूसरा खुद पेनी वाइस द क्लाउन अपने विक्टिम्स को परेशान करने के लिए उनको लूप में फंसा देता है, क्योंकि वह एक कॉस्मिक एंटिटी है। फिलहाल मैटी परेशान होकर गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती, तो वो स्टीयरिंग खींचने की कोशिश करता है, और यहाँ भी कोई फायदा नहीं होता। उल्टा उसका हाथ उस मदर के वम पर लग गया था। अब मदर के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, और वो यहीं पर बच्चे को जन्म देने लगती है, और ये काफी आर रेटेड सीन था। अब बहुत ही अजीब तरह से वो बच्चा जन्म लेने लगता है, और वो पैदा होता है, जो कि एक म्यूटेड मॉन्स्टर जैसा बच्चा था, जिसके पंख भी थे, वो उड़ सकता था। अब हम जानते हैं कि इट क्या करता है, वो अपने विक्टिम्स के सबसे बड़े डर और ट्रॉमा का रूप लेकर उन्हें हिट करता है। और मैटी का बचपन, उसका जन्म खुद एक ट्रॉमा था, और वो दूसरा हमेशा अपनी मुसीबत से भागना चाहता था, मील दूर उड़कर कहीं जाना चाहता था। तो ये म्यूटेड बच्चा उसके ही डर का एक रूप है। अब वो बच्चा गाड़ी में यहाँ वहाँ उड़ने लगता है, और फाइनली मैटी के ऊपर हमला कर देता है, और मैटी डर के मारे पैसिफायर चूस रहा था। लेकिन अचानक से ये शीशा तोड़कर ये पैसिफायर सीधा नीचे सीवर के अंदर गटर में जा गिरता है, और हमको इंट्रो दिखाया जाता है, इट वेलकम टू द डेरी, यानी कि मौत की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। अब ये पैसिफायर जो होता है वो येलो रंग का था, और पहली मूवी के अंदर पेनी वाइस का पहला विक्टिम यानी कि जॉर्ज जो था, उसने येलो जैकेट ही पहनी हुई थी, जो कि एक तरह का ईस्टर एग है। अब कहानी यहाँ से 4 महीने आगे अप्रैल में जाती है, जहाँ पर हम डेरी के एयर बेस पर कैप्टन लिलॉय हेलन और कैप्टन पॉली रूसो को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर आए हैं ताकि पास में बने हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कुछ दिक्कत हो तो उसको संभाल सके। कर्नल फुलर उन्हें रिसीव करते हैं, और वो उन्हें उन प्लांट के बारे में बताते हैं, जो कि ओशियन के अंदर है और यहाँ से सबसे पास है। और इन दोनों को यहाँ पर बुलाया ही इसलिए गया था क्योंकि ये अपने काम में काफी काबिल थे। अब आगे जाने से पहले एक बात याद दिलाना चाहूंगा, तो कैप्टन हेनलन को हम पहले से जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? तो पहली मूवी के अंदर लूजर क्लब आपको याद होगा, उसका एक मेंबर था माइक हेनलन,
और उसके ही ग्रैंडफादर है कैप्टन हेनलन, जिसको हमने पहली मूवी के अंदर ऑलरेडी देख रखा है। अब यहाँ पर ये लोग एक सीक्रेट बेस भी नोटिस करते हैं, जिसके बारे में कर्नल बताते हैं कि वहाँ पर कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं। अब तभी हम एक आदमी को यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं, जिसका नाम है डिक हेलोरन, और ट्रू हॉरर फैंस को ये नाम जरूर याद होगा, जो कि मिलता है द शाइनिंग मूवी के अंदर। अब शाइनिंग मूवी के अंदर ओवरलुक होटल था, जिसका हेड शेफी होता है डिक हेलोरन, और वो डेनी से मिला भी था, जिसने उसको बताया था उसके टेलीपैथिक पावर्स के बारे में, यानी कि शाइनिंग के बारे में। अब डिक के पास में असल में शाइन है, यानी कि वो इविल को देख सकता है, उसकी प्रेजेंस को फील कर सकता है, इवन दो वो पेनी वाइस को भी उसके असली रूप में देख सकता है। खैर, अब ये बेस पर कुछ व्हाइट ऑफिसर्स हेनलॉन के साथ रेसिस्ट बर्ताव करते हैं, पर्टिकुलरली एक बंदा करता है तो कर्नल उनको डांट देता है। अब हेनलॉन ये बताता है कि कुछ टाइम वो बेस पर रुकेगा, जिसके बाद उसका परिवार यहाँ पर आ जाएगा। उसने रेंट पर एक घर लिया है, और जब घर रेडी होगा तो उसकी बीवी और उसका बेटा वहाँ पर रहने आ जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा इस तरह से बेस पर नहीं रह सकता। वो थोड़ा सा नॉर्मल फील करना चाहता है। दूसरी ओर हम डेरी हाई स्कूल के अंदर ही देखते हैं लिली बैम्ब्रिज को, जो कि स्कूल आती है और उसे परेशान करने के लिए बोली बच्चों ने उसके लॉकर के अंदर अचार रख दिया था, जिसके चलते वो टूट जाता है और काफी वो एम्बरेस फील करती है। अब तभी उसकी दोस्त मार जाकर उसको संभालती है और वह दोनों बात करते हुए क्लास जाने लगती है। अब यहाँ पर हम एक टर्टल मैस्कॉट को भी देखते हैं, और टर्टल यहाँ पर बहुत जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट डेरी स्कूल के इंट्रो के अंदर भी टर्टल हमको देखने के लिए मिला था। तो असल में इस टर्टल का नाम है मट्यूरियन, जो कि यूनिवर्स को गार्ड करने वाले 12 प्रोटेक्टर्स में से एक है, और पेनीवा इसका डायरेक्ट एनिमी है। पेनीवेल जहाँ पर आतंक और तबाही लाता है, वही मट्यूरियन काइंडनेस और क्रिएशन का प्रतीक है। अब स्कूल के अंदर हम दो बच्चों फिल और टैडी को देखते हैं, जहाँ पर टैडी एक पढ़ने वाला बच्चा है और फिल एक क्यूरियस बच्चा है। उसने गौर किया था कि बहुत सारे प्लेन्स एयरबेस पर आए हैं पिछले 48 घंटे में, और वो टैडी से कहता है कि शायद सीक्रेट रूम के अंदर कुछ चल रहा है। वहाँ पर शायद से कोई मॉन्स्टर है, जो कि पक्का आइस में मिला होगा, या फिर मार्स, या फिर बाहर स्पेस से आया होगा, और वो लोगों के ऊपर हमला करने वाला है। वो कहता है कि उनके बीच कोई एलियन आ सकता है, जो कि सबको मारने लगेगा, और पेनी वाइज डेविल एक तरह से आउटर स्पेस, मतलब कि कॉस्मिक एंटिटी ही तो है, वो बाहर से ही आया है। एनीवेज, अब फिल और टैडी अपने घर पर होते हैं, जहाँ पर फिल जो होता है वो अपने पड़ोसन को कपड़े उतारते हुए देख रहा होता है। वो काफी ज्यादा क्यूरियस था इस मोमेंट के लिए, लेकिन इस मोमेंट को उनकी बिल्ली खराब कर देती है, यानी कि उनकी पड़ोसन की बिल्ली। अब टैडी जो होता है वो मैटी के बारे में डिस्कशन करता है कि उसे 4 महीने हो गए गए हुए, और फिल ये कहने लगता है कि वो पक्का मारा गया होगा या फिर भाग गया होगा, क्योंकि उसे कोई दोस्त नहीं थे। हालांकि उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, तो वह पक्का भाग ही गया होगा। टैडी कहने लगता है कि वो दोनों उसके दोस्त, जिस पर फिल कहता है कि नहीं वो उसके दोस्त नहीं थे, और बस मैटी की माँ उनको चॉकलेट्स दे रही थी, इसलिए वो उसके बर्थडे में जाते थे, और इस बात पर टैडी फिल पर गुस्सा हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम लिली को देख पाते हैं, जो कि अपने घर पर मौजूद थी, और अपने ब्रेसलेट को देखकर वो मैटी को याद कर रही होती है, क्योंकि वह भी उसका दोस्त हुआ करता था, और उसने उसको एक टर्टल भी गिफ्ट में दिया था। अब एक बार मैटी और लिली जो होते हैं वो फिल, टैडी और मैटी वाले सीक्रेट अड्डे पर जाते हैं, जो कि एक बिल्डिंग का व्यू डेक था, जिसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन वहाँ का केयर टेक करना ज्यादा आता नहीं था, जिसके चलते इन्होंने उसको अपना अड्डा बना लिया। अब यहाँ पर ये दोनों बातें करने लगते हैं, और वो स्नैक्स भी खाते हैं, जिसके पैकेट में टॉयज निकलते थे। तो लिली को रॉकेट मिलता है, जो कि उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि हमेशा उसको रॉकेट ही मिलता था। लेकिन मैटी को जैकपॉट के अंदर टर्टल मिलता है, जिसे वो लिली को दे देता है, जो कि ये कहती है कि टर्टल तो लकी होते हैं, और यही उसके ब्रेसलेट के अंदर लगा हुआ था, जिसके चलते वो मैटी को याद कर रही थी। और ये रात होती है 31 दिसंबर 1961 की, जहाँ पर बस 12 बजने ही वाले थे, और शायद से यहाँ पर मैटी लिली को लेकर आया था कुछ अच्छे पल बिताने के लिए, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर दुख दर्द में रहा करते थे। अब मैटी जो होता है वो लिली के पिता के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि सब यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उसके बारे में बोलते रहते थे। अब लिली के पिता के बारे में हम जान पाते हैं, जो कि एक पिकल्स फैक्ट्री में काम करते थे, जहाँ से उनको लेने के लिए लिली और उसकी माँ गई थी। लेकिन लिली जो होती है ना, वो अंदर कुछ भूल आई थी, जिसको लेने वो वापस गए थे, और एक मशीन जो थी ना वो ऑन थी, जिसको बंद करने की कोशिश में वो मशीन जो होती है वो काइंड ऑफ मैल फंक्शन हो गई, या फिर उनको आइडिया नहीं लग पाया था, जिसके चलते हुआ ये था
कि वो मशीन के अंदर आ गए और उसके अंदर ही फंसकर मारे गए, जबकि वो उनका डिपार्टमेंट भी नहीं था। फिर भी वो हेल्प करने गए थे। अब लिली को आज तक इस चीज का गिल्ट है, ट्रॉमा है, और इतना ज्यादा कि वो 1 साल से अपने पिता की ग्रेव पर भी नहीं गई है। एनीवेज तभी होता ये है कि 1962 का न्यू ईयर आ गया था। दोनों एक दूसरे को विश करते हैं और सामने बहुत सारी सेलिब्रेशंस हो रही थी, बहुत सारे पटाखे जलाए जा रहे थे। दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और यहाँ पर मैट लिली को पसंद करता था, तो वो उसके करीब आने लगता है किस करने के लिए, लेकिन वो नर्वस होकर दूर हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर करना क्या था और वो सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। मैटी को लगा था कि शायद लिली उसको पसंद करती है और इसी के चलते उसको अंदर से एक बहुत बड़ा सुकून था। लेकिन यहाँ पर जब उसको पता चला कि लिली उसको पसंद नहीं करती, खाली उसे फ्रेंड की तरह देखती है, तो उसका दिल टूट गया था, जिसके बाद ही वो वहाँ से भाग गया। और फिर आप जानते ही हो कि स्टार्टिंग में 4 जनवरी की रात को क्या हुआ था, और उसी बात का लिली को बहुत ज्यादा गिल्ट है। वो यही सोच रही होती है कि शायद काश उस दिन उसने उसको किस कर लिया होता, या फिर वो उसको समझा लेती तो आज शायद से वो जिंदा होता। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में उसकी माँ उससे बात करने आती है, लेकिन वो अपना दुख कम नहीं कर पा रही थी। वो बाथरूम के अंदर थी। वो वॉशरूम के अंदर अकेली ही होती है कि तभी सिंक से मैटी की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक गाना गा रहा था, और ये गाना है द म्यूजिक मैन मूवी का, जो कि स्टार्टिंग के अंदर हम देख रहे थे और मैटी ने भी देखी थी। लिली उससे बात करने की कोशिश करती है कि मैटी, क्या ये तुम हो? तो वो ये कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, और मैं यहाँ से नहीं आ सकता क्योंकि वो मुझे बाहर नहीं आने दे रहा है। और सिंह से खून से सनी हुई 2 उंगलियां भी बाहर आती हैं और वापस अंदर चली जाती है। लेकिन ये बिल्कुल भी होना पॉसिबल नहीं था। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये रियल इंसान नहीं हो सकता। इतने महीने तक गटर के अंदर जिंदा कैसे रहेगा और इतनी पतली सी पाइप से उंगलियां अंदर कैसे आएंगी? तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये काम किसका है। ये सारा का सारा काम इट का था, यानी कि पेनी बाइस का था। एनीवेज अब अगले दिन लिली ये सारी बातें मार्श को बताती है, तो वो ये कहती है कि ये सब वो किसी से भी ना कहे, नहीं तो सब वैसे ही उसको संकी कहते हैं और ज्यादा संकी बुलाएंगे। जिस पर लिली कहती है कि मार्श को उसकी फिक्र नहीं है, बल्कि वो ये सोचती है कि वो लिली के साथ रहेगी तो लोग उसे भी संकी ना समझे, और लिली इससे दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसे लग रहा था मार्ज उसकी फ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर अब फिल और टैडी अपने सीक्रेट अड्डे पर, यानी कि उसी व्यूइंग डेक पर आते हैं, जहाँ पर उन्हें पहले से ही डेक के सामने बेंच पर बैठी हुई लिली मिल जाती है, जो कि उन्हीं से बात करने आई थी। जो कुछ उसके साथ हुआ था, यानी कि सिंक में जो उंगलियां दिखाई दी थी, मैटी की आवाज आई थी, वो उस बारे में इन दोनों को बताती है। जिस पर फिल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो सबसे बड़ी बात कि वो अब तक जिंदा कैसे है, और दूसरा हजारों पाइप्स में से उसने लिली के वॉशरूम वाला पाइप कैसे ढूंढ लिया जिससे वो बात भी कर रहा था, इनफैक्ट उंगली भी दिखा रहा था, जबकि इतनी पतली पाइप के अंदर से कोई बच्चा कैसे निकल सकता है? अब ऐसा होना नामुमकिन था। जिस पर टैडी कहने लगता है कि अगर एलियंस हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता। हालांकि वो बस लिली की बताई बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन उसे भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने ये चीज अपनी आंखों से नहीं देखी थी, न ही सुनी थी कि लिली निराश होकर वहाँ से निकल जाती है। अब इसी बीच हम कर्नल को हेनलॉन से बात करते देखते हैं, और हेनलॉन ने लास्ट कोरियन वॉर में सर्व किया था, लेकिन वो ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया था, तो उसका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, और उसी ऑपरेशन के चलते उसके चीख पर, यानी कि चेहरे पर वो स्कार आया था। अब वो अपने बारे में बताता है कि उसके पिता का फार्म हुआ करता था, जहाँ पर उसके पिता जो थे अपने पड़ोसी के साथ उसको काम करने भेजते थे, लेकिन उसने आर्मी ज्वाइन करने का मन बनाया क्योंकि उसको वो काम पसंद नहीं था। अब कर्नल अपने बारे में बताते हैं कि उसके पिता खुद आर्मी में थे, जिन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े थे, तो उसने भी आर्मी ज्वाइन करी थी, जिससे उसके पिता को उस पर काफी गर्व हुआ था। अब वो हेनलॉन को ये भी बताते हैं कि जिस सोल्जर ने उसको सैल्यूट नहीं किया था, शुरुआत में उसकी इंसल्ट करी थी, तो उसको पनिशमेंट मिल चुकी है। वो 1 हफ्ते तक पॉटी साफ करेगा। मीनवाइल टैडी अपने घर पर था, जो कि अपने पिता से ये पूछता है कि क्या कोई किसी बच्चे को 4 महीने तक सीवर के अंदर, यानी कि गटर में कैद करके रख सकता है, वो जिंदा रह सकता है? जिस पर वो कहते हैं कि वो लोग जस है जिन पर बहुत अत्याचार हुए थे, उनकी चमड़ी निकालकर लैम्प शेड बनाए जाते थे। मतलब कि लैम्प के बल्ब के ऊपर जो कपड़ा रहता है ना, उसे लैम्प शेड कहते हैं, तो उन्होंने
रियल हॉरर देख रखा है और टैडी फिक्शनल हॉरर के बारे में सोचना छोड़ दे। हालांकि उनको नहीं पता था कि टैडी कॉमिक की बात नहीं कर रहा था बल्कि रियल लाइफ की बात कर रहा था। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद वो कॉमिक्स पढ़ कर उसका दिमाग खराब हो चुका है। अब अपने रूम में आकर टैडी डिटेक्टिव कॉमिक पढ़ने लगता है जिसको आज सब DC कॉमिक्स के नाम से जानते हैं। और अब उसके रूम की लाइट जो होती है यानी कि लैंप होता है अपने आप ही बंद होने लगता है। वो अचानक से लैंप को देखता है तो उस पर भयानक चेहरे बने हुए थे, मतलब वही स्किन से लैंप शेड बने हुए थे जिसके बारे में उसके पिता ने जिक्र किया था, जिससे वो डर भी गया था। अब वो चिल्लाने लगता है तो उसका भाई रूम के अंदर आता है और अब तक सब कुछ नॉर्मल था और उसका भाई उसकी इन हरकतों से परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है ये बोलते हुए कि क्या वो वाकई में भाई है। अब अगले दिन टैडी जो होता है वो लिली को और फिल को इस बारे में बताता है। फिल कहता है कि इसका मतलब ये है वो अकेला ही बचा है इस चीज को देखने के लिए, और उसको यहाँ पर टैडी की बात पर यकीन था क्योंकि वो उसको बचपन से जानता था और जब भी वो सच बोला करता उसे वोमिट हुआ करती थी, जो कि आज हो रही। तो फिल को 100% भरोसा हो गया था कि लिली और टैडी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सच है। अब वो फैसला करते हैं कि वो इसके बारे में किसी को तो बताएंगे, लेकिन उनको पता था कि अगर ऐसा किया तो सब उसको पागल समझेंगे और उनको इधर उधर भेज देंगे, जो कि वो नहीं चाहते थे। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी और को इसके बारे में नहीं बताएंगे और पहले खुद पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये हो क्या रहा था। और इसके लिए वो जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पर उनके साथ फिल की छोटी बहन सूजी भी आ गई थी। अब ये लोग न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें बताया गया था कि पुलिस को शक था कि मैटी को उसके पिता या फिर किसी और ने मार दिया, लेकिन उनके हाथ कभी कोई सबूत नहीं लग पाया। और जब वो गायब हुआ था तब लास्ट उसे रॉनी ने देखा था और रॉनी वही है जिसने उसको शुरुआत में थिएटर में बचाया था। अब ये लोग रॉनी के पास जाते हैं कि उनको कुछ पता चल सके जिससे वो बात करते हैं, लेकिन वो पहले से ही गुस्सा होती है क्योंकि उससे बार बार पुलिस भी पूछताछ करने आई थी। साथ ही साथ उसके पिता को भी फ्रेम करने की कोशिश करी गई, जो कि यहाँ पर दर्शाता है कि कैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही थी, रेजिज्म भी चल रहा था। एनीवेज अब वो वापस जाने लगती है, लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर रुक जाती है कि मैटी की आवाज पाइप्स में से आती है। वो गाना भी गा रहा था, तो वो ये बताती है कि उसने भी थिएटर के बेसमेंट से बच्चों के रोने की और गाने की आवाज सुनी है। इसी बीच हम हेलोन को देखते हैं जो कि सोने की तैयारी कर रहा होता है, साथ ही साथ अपने बच्चे और बीवी की फोटो को भी देख रहा होता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें पॉल बनियन के स्टैचू का जिक्र था जो कि अब टाउन में बनने वाला था, और ये एक ईस्टर एग है क्योंकि मूवी के अंदर एक बार पेनीवाइज इसी स्टैचू को पजेस करके लोगों के ऊपर हमला करता है। अब हेलोन सोने लगता है कि तभी 3 मास्क पहने हुए आदमी उस पर हमला करने आते हैं और उससे एक खास एयरक्राफ्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। वो कहता है कि ये इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है, वो चाहे तो उसको मार दे, वो इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। लेकिन इतने में ही वहाँ पर पॉली उसका साथी जिसने हाथापाई की आवाज सुन ली थी वो वहाँ पर आ जाता है और अब हेलोन के साथ मिलकर इन तीनों को पीटने लगता है, लेकिन वो तीनों मौका पाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो हमला है ना, मुझे लगता है कि पक्का कर्नल ने करवाया होगा उसकी बहादुरी देखने के लिए कि वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को अपने तक रख सकता है या फिर नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो उसको अगले एपिसोड में ऐसा कुछ बताएंगे जो कि काफी खतरनाक होगा। एनीवेज अब हम फिल, लिली, टैडी, रॉनी और सूजी को देखते हैं जिनको रनी थिएटर लेकर आई थी, यानी कि द म्यूजिक मैन दिखाने के लिए, क्योंकि मैटी पाइप से उसी मूवी का गाना गा रहा था। अब रोनी प्रोजेक्शन रूम के अंदर ही थी और वहाँ से वो मूवी को शुरू करती है। यहाँ पर मैटी को याद करके फिल, टैडी और लिली रोने लगे थे, जहाँ पर फिल और टैडी इसलिए रोते हैं क्योंकि मैटी का कोई भी फ्रेंड नहीं था और वो उन दोनों का दोस्त बनना चाहता था, लेकिन वो कभी बन नहीं पाए, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने कभी उसको अपना दोस्त बनाना नहीं चाहा। वो उसे एक बार ही सीक्रेट अड्डे पर लेकर गए थे और मैटी की माँ ने उन दोनों को कैंडी भी दी थी ताकि वो लोग उसके बर्थडे में जाएं, क्योंकि कोई और नहीं आता था। लेकिन वो लोग गए तक नहीं थे, भूल गए थे, जिसका दुख उन्हें अब हो रहा था। वो सोचते हैं कि काश वो उस दिन चले जाते तो शायद आज वो जिंदा होता, लेकिन कैसे जिंदा हो सकता था? तो असल में 4 जनवरी को ही मैटी का बर्थडे था। अब मैटी की माँ ने कोशिश करी थी कि वो अकेला ना रहे और इन दोनों को कैंडी देखकर घर में बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया था, लेकिन ये दोनों वहाँ पर गए तक नहीं बल्कि उससे मिले भी नहीं थे क्योंकि वो भूल गए थे। अब उस दिन वो अकेला रहा था और वो लिली को चाहता भी था और उसे लगा कि शायद वो आएगी,
लेकिन वो भी नहीं आई। अब यहाँ पर गिल्ट इन लोगों को भी परेशान कर रहा होता है, जहाँ पर फिल और टैडी मैटी के दोस्त नहीं बन पाए और लिली, जिसको कोई भीपसन नहीं करता था, सिर्फ मैटी करता था, वो उसे समझ नहीं पाई, रोक भी नहीं पाई और आज वो उनके बीच में नहीं था। यानी कि लिली के साथ जैसे और लोग ट्रीट करते थे, उसने सेम तरह से यहाँ पर मैटी को ट्रीट किया था। खैर, अब अचानक से उनको मूवी के अंदर मैटी दिख जाता है और वो कार वाले 2 बच्चे भी मूवी के अंदर हम देख पाते हैं। अब मूवी के अंदर मैटी जो होता है वो उनसे बात करने लगता है और उसके हाथ में एक बच्चा भी था। खैर, अब वो उन तीनों से ये कहता है कि ये उसकी गलती है और इविल तरह से हंसने लगता है, यानी कि उनकी वजह से ही वो आज उनके बीच में नहीं था, ऐसा वो उनको बोल रहा था, उनको और ज्यादा गिल्ट फील करवा रहा था। जबकि हम जानते हैं कि ये मैटी नहीं है बल्कि ये इट ही था। खैर, उसके हाथ में एक बच्चा भी था जिसको वो अचानक से छोड़ देता है और वो बच्चा वही मॉन्स्टर बेबी है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और अब ये बच्चा जो होता है वो चल रही मूवी से बाहर निकलकर इन सब के ऊपर हमला करने लगता है। अब ये खतरनाक डिमोनिक बच्चा फिल और टैडी को पकड़कर हवा में ले जाकर उनके टुकड़े कर उनको खत्म कर देता है। और यहाँ प्रोजेक्टर रूम के अंदर से रोनी भी उनको देख रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब लिली जो होती है वो चेयर के नीचे छुपकर सब कुछ देख रही थी, जिसको सूजी दिखाई देती है, जिसे वो बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन मॉन्स्टर उसके ऊपर भी हमला कर देता है, उसे ले जाता है। अब तक रोनी को प्रोजेक्टर रूम के अंदर इट की शक्तियों ने वहाँ पर उसे बंद करके रखा हुआ था, लेकिन वो किसी तरह से रूम से बाहर निकलती है, जो कि लिली को मूवी रूम से बाहर निकालती है। लिली ये कहने लगती है कि उस मॉन्स्टर ने सबको मार दिया। यहाँ पर रोनी पूछती भी है कि किसने मार दिया, वो क्या बात कर रही है, और तभी वो अपने हाथ को नोटिस करती है तो उसके हाथ में सूजी का आधा कटा हुआ हाथ था, यानी कि अब तक ये था कि वो भी मारी जा चुकी है। और अब इसको देखकर उसे एहसास होता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या, जिसको देखकर वो बहुत तेज से चिल्लाती है और बूम, इसी के साथ में पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था इट वेलकम टू द डेयरी एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड 1 विद इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन और ईस्टर एग्स पसंद आया होगा। अब देखो, जो कुछ डिटेल्स मैं बीच में नहीं बता सकता था उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो टैडी का सर नेम है ऑरिस, जो कि एक जू है, और इट के दोनों पार्ट्स में लूजर्स के एक मेंबर का नाम होता है स्टैनली ऑरिस। और टैडी खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका एक बड़ा भाई मौजूद था, जो कि आगे चलकर मोस्ट प्रोबेबली स्टैनले का ही पिता होगा, या फिर ऐसा ही कुछ हो सकता है उनके खानदान का ही कोई होगा, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर सरनेम होना कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। अब देखो, सबसे पहला रेफरेंस और ईस्टर एग तो यही है, यानी कि पॉल बनियन का स्टैचू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि इट ने इसको ही कंट्रोल करके हमला भी किया था। दूसरा है यहाँ पर टर्टल रेफरेंस, यानी कि मैच्योर इनका। तीसरा, यहाँ पर हमने देखा था स्कूल के अंदर एक बाथरूम स्टॉल वाला सीन, जहाँ परलविन मार्श का ग्राफिटी बना हुआ था, जो कि यहाँ पर दर्शाता है किसको, यानी कि बेवरली मार्श के अब्यूसिव पिता को, जिसका नाम एल्विन मार्श था। उसके बाद में आता है डीसी कॉमिक्स का रेफरेंस, जो कि यहाँ पर टैडी पढ़ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाकी सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हर हफ्ते एक एपिसोड आने वाला है। और ये जो सीरीज रहने वाली है उसके अंदर 3 सीजन होंगे। पहला सीजन इसी साल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद में अगला सीजन भी आने वाले सालों में आता रहेगा। और ये बिल्कुल फ्रॉम सीरीज की तरह है, जैसे कि फ्रॉम सीरीज के एपिसोड जो थे वो हर हफ्ते रिलीज हुआ करते थे, ये बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है। तो 2026 में फ्रॉम का सीजन 4 भी आने वाला है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे पहले एक्सप्लेनेशन सबसे इन डेप्थ वाली यहीं पर मिलेगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे कॉस्टली।